अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपसे मुखातिब हैं। हर दफ़ा की तरह आज भी हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि यकीनन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का जो वो है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो है बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ देखने में आ रही है। तो आज जो हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसका क्या रीज़न है और इसके क्या कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा फैसल। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा बताइए, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या है, इसको आसान ज़बान में हम लोग कैसे बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर सना, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसे हम आम लफ्ज़ों में बेबी शुगर भी कहते हैं, सेहतमंद औरत जब हमल उसका आगे आगे बढ़ता है तो उस दौरान उसको कुछ ऐसे हार्मोन्स जिस्म में निकल रहे होते हैं जिससे इंसुलिन अपना काम पूरा तौर पे नहीं कर पा रहा होता है। इंसुलिन, जैसे आपको पता है, वो हार्मोन है जो कि शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है। अब जब इंसुलिन अपना काम पूरे तौर पे नहीं कर पाता तो खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। उस तरह से शुगर हाइपरग्लाइसीमिया एक स्टेट होता है जो कि प्रेग्नेंट औरत को हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में वो चली जाती है। बिल्कुल। इसके क्या रीज़न होते हैं और कौन सी जो लेडीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं? ओके, इसके सबसे पहले जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस हैं कि इन खातून को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, वो है कि उनका वज़न पहले तो ज़्यादा हो, जो कि BMI 30 से ज़ायद हो अगर किसी का। दूसरा, अगर उसको पिछले हमल में भी शुगर रह चुकी है या फिर पिछला बेबी उनका 4 या 4.5 kg से ज़्यादा हो, या फिर उनकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को किसी को शुगर का मसला रह चुका हो, या फिर हमारा जो ख़ित्ता है साउथ एशिया, हमारा एशियन जो एथनिसिटी हमारी जो ख़ित्ता है, ये इटसेल्फ एक रिस्क फैक्टर है। तो हम लोग में ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए हम इसकी तशख़ीस के लिए स्क्रीनिंग करवाते हैं। सही है। तो वो क्या स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, वो हम किस तरह से बताते हैं? उनको पहले ही एंटीनेटल विजिट्स पे बता दिया जाता है? जी बिल्कुल। या कुछ प्री प्लान भी होते हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, उनको भी हम गाइड करते हैं? किस तरह से पता चलता है? बेसिकली जब बुकिंग पे हमारे पास पेशेंट आती है, हम उसका रैंडम ब्लड शुगर वगैरह टेस्ट कराते हैं, उससे भी हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है। पर इसकी तशख़ीस के लिए हम एक स्क्रीनिंग करवाते हैं तकरीबन 24 to 28 वीक्स पे। 7वें से 8वें महीने में औरत का एक टेस्ट होता है जो कि नहार मुँह के स्टेट में होता है, ग्लूकोज पे ला के। उससे फिर हमें पता चल जाता है कि आया कि इन प्रेग्नेंट फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है या नहीं है। ठीक है। आजकल आप क्या देख रहे हैं डॉक्टर निदा कि इसके बहुत ज़्यादा हम सुनने में आ रहे हैं कि इसके केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और हर थर्ड या फोर्थ लेडीज़ को इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में। तो क्या ऐसे रीजंस हैं, कोई डाइट है इस तरह की, कि क्या वजूहत हैं? बिल्कुल डॉक्टर सना, देखिए जैसी हमें हमारी जो औरतें हैं उन्हें पता चलता है कि जी वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो बिल्कुल फ़ौरन बिस्तर पकड़ लेती हैं और कोई काम नहीं करना होता है। बहुत ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल, खाना इतना बढ़ा देती हैं, हर किस्म का मीठा, बाहर के आइटम्स, मतलब जो भी नज़र आता है सामने सब खाना पीना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमें फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। बिल्कुल, अपनी एक्टिविटी वो ज़ीरो कर देती हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, डाइट बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बैलेंस डाइट नहीं ले रही होती हैं वो लोग। और तो ये सबसे जो प्रिवेंटेबल कॉज है वो ये है कि वेट एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ये सबसे पहले हमें करेक्ट करना पड़ेगा। सही है। तो इसको अगर किसी को पता चल जाता है कि इनके शुगर लेवल्स ऑल्टर्ड होने शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए फिर फर्दर क्या स्क्रीनिंग मेथड होते हैं या उनको क्या एडवाइस दी जाती है? बिल्कुल, इसका तरीक़ा इलाज ये है कि जब हमें पता चलता है कि किस नौयत का जिनको डायबिटीज़ आया है, उस शुगर के हिसाब से सबसे पहले जो हम तरीक़ेकार होता है वो है डाइट मॉडिफिकेशन। हम उनको डाइट प्लान देते हैं, डाइटिशियन के पास रेफ़र करते हैं और वो उनको कुछ मखसूस किस्म की ग़िज़ाएँ समझाते हैं जिसमें कम शुगर, तला हुआ आइटम, बेकरी का आइटम और प्रोसेस्ड फूड वगैरह मना कर देते हैं। डाइट के अलावा दूसरे जो चीज़ है वो है वर्जिश, हल्की फुल्की वर्जिश, 15 से 20 मिनट रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा उनको तेज़ चहलकदमी करनी चाहिए। अगर इन सबसे शुगर मॉनिटरिंग के बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं आती है तो फिर हम उन्हें मुंह से खाने वाली शुगर कम करने वाली गोलियां देते हैं, मेटफॉर्मिन। ठीक है जी। अगर उससे भी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो इन सब के साथ साथ हम लोग आखिरकार इंसुलिन का इंजेक्शन स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है। तो
आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जो एंटीनेटल विजिट्स पे फीमेल्स आती हैं तो आप उन्हें जो ट्रीटमेंट और जो डाइटरी मॉडिफिकेशन बताती हैं तो लोग उसे फॉलो करते हैं, या कुछ अनप्लान्ड आपके पास इमरजेंसी केसेस आते होंगे जिसमें जिन्हें नहीं पता और वो सडन प्रेजेंट कर रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया के साथ, तो उनके फिर क्या चांसेस होते हैं, क्या उनके रिस्क फैक्टर्स और क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल। देखिए अनडायग्नोज जैसे शुगर होती है जिन लोगों को, और वो यूजली ज़्यादा शुगर के साथ प्रेजेंट करते हैं, वरना जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में अमूमन कंट्रोल में रहती है। जी डॉक्टर निदा, ये बताइएगा कि क्या मैनेजमेंट प्लान आप फॉलो करते हैं इसमें? दोनों का बताइएगा कि एक जो प्लान केसेस आपके पास आते हैं और अनप्लान जो हाइपरग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर सना, सबसे पहले जब मरीज़ को पता चलता है कि उसको शुगर हो गई है तो पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमें कैसे शुगर हो सकती है। तो एक्सेप्टेंस होते होते उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, और जब उन्हें रियलाइजेशन होती है उस वक्त तक काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बन चुकी होती हैं। तो बेहतर ये है कि इतना बेसिक एक ट्रीटमेंट है जो कि है डाइट कंट्रोल, जो हमें डाइटिशियन को बेसिकली हम इन्वॉल्व करते हैं। कभी कभार हो सकता है कि हमें डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन को भी इन्वॉल्व करके अपने साथ लेके एक टीम बना के चलना पड़े। बिल्कुल। इस तरह से जब उनकी शुगर डाइट पे ही और हल्की फुल्की एक्सरसाइज पे ही कंट्रोल हो जाती है तो हमें आगे कोई ऐसा मसला नहीं होता। अलबत्ता कुछ औरतों में ऐसा मसला आता है कि उन्हें हमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स यानी कि मुंह से खाने वाली शुगर कम करने वाली गोलियां शुरू करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ उन्हें बाकायदगी से चेकअप कराते रहना होता है और घर पे शुगर टेस्ट करते रहनी होती है। बहुत कम औरतें, पर कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो हम इन सब चीज़ों के साथ साथ उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर उनकी डोज एडजस्टमेंट वगैरह। यूजली हम ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करके फिर उनकी मॉनिटरिंग करके फाइनल उनको तरीक़ेकार इंसुलिन इंजेक्शन का समझा के और फिर घर भेजते हैं। तो इसमें आपको एट टाइम्स फिजिशियंस की भी हेल्प लेनी पड़ती है, या आपने एक दफ़ा बता दिया तो सब समझ जाते हैं? क्योंकि हमने इंसुलिन वाले केसेस में देखा है कि बहुत ज़्यादा हाई ब्लड शुगर्स के साथ प्रेजेंट करती हैं फीमेल। बिल्कुल, और ऐसे अक्सर ऐसे भी होता है, हमें बिल्कुल इन्वॉल्व करना पड़ता है फिजिशियंस को और डायबिटोलॉजिस्ट को और डाइटिशियन को भी, जैसे मैंने आपको बताया। और कभी कभार जब ज़्यादा शुगर हो जाती है तो फिर हम उन लोग को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है। तो लोगों में एक ये जो एक्सेप्टेंस लेवल है बहुत कम हो गया है, और जब तक रियलाइज़ करते हैं तो शुगर लेवल काफ़ी हायर साइड पे जा चुके होते हैं। तो मतलब जब पता चल जाता है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें कि जो हम लोग नहीं फॉलो कर रहे होते हैं, कि हमें स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को फॉलो करना है, डाइट प्लान अगर दिया है तो लोग क्यों नहीं उसे फॉलो करते? और इस तरह के आप लोग केसेस देखने में आते हैं जिसमें प्रीमेच्योर आप देखते हैं कि उसमें कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू हो गई और फिर इमरजेंसी में डिलीवरी केसेस या सिजेरियन होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस, उन लोग को इस बात की आगाही नहीं होती, वो सीरियस ही नहीं हो रहे होते हैं कि ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आगे चल के बन सकती है, और मदर उसके साथ साथ बेबी भी इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम बात करें तो ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हाई शुगर्स की वजह से हो जाती हैं? बिल्कुल। देखिए, मिसकैरेज, बच्चे में कोई बनावटी नुक्स, या फिर वक्त से पहले डिलीवरी का हो जाना, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब पहले से जिस औरत को शुगर का मसला हो, डायबिटीज़ की, वो ऑलरेडी पेशेंट हो। इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होता क्योंकि ये प्रेगनेंसी में आगे बढ़ के ही पता चलता है कि डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गई है। उस सूरत में यूजली क्या होता है कि बच्चे को शुगर का बहुत ज़्यादा सप्लाई जा रहा होता है, इसकी वजह से इंसुलिन बेबी की बहुत तेज़ी से रिलीज़ हो रही होती है। इंसुलिन की वजह से बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम फीटल मैक्रोसोमिया कह रहे होते हैं। ये हो जाता है, और पानी की, बच्चे के गिर्द पानी का मिकदार भी बढ़ जाती है, जिसे हम पॉलीहाइड्रोमियास कहते हैं। इन सब पॉलीहाइड्रोमियास फीटल मैक्रोसोमिया की वजह से वक्त से पहले भी डिलीवरी हो सकती है, वक्त से पहले वाटर बैग रप्चर हो सकता है। और जब लेबर स्टार्ट होता है डिलीवरी के दौरान, बेबी को डिलीवरी के दौरान दिक्कत पेश आ सकती है, जैसे औजारों का इस्तेमाल हो सकता है, और हो सकता है कि आखिर में सीजर के चांसेस ऐसे पेशेंट्स में बढ़ जाए। समटाइम्स ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के भी हमने केसेस सुने हैं कि उसकी वजह से भी। बिल्कुल, ऑक्सीजन और शुगर, जब बेबी यूजली जब सीजर पे एंड अप हो जाते हैं, और खुदा ना खास्ता स्टिल बर्थ होने के भी चांसेस होते हैं, बच्चा पेट में ही माँ के उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और खैर से अगर बेबी डिलीवर हो भी जाता है तो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, या फिर उसको शुगर, बेबी की शुगर खुद कम होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से उसको आईसीयू में, एनआईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये बाद में कॉम्प्लिकेशंस में फिर बेबी डिलीवर होने के बाद भी फॉलोअप्स पे आप बुलाते हैं उनको, पेशेंट्स को? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए। और क्या क्या उन्हें अवेयरनेस दी जाती है कि बाद में भी आपको अपनी मॉनिटरिंग करनी है? बिल्कुल। अच्छी बात यह है अच्छी बात यह है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में
6 हफ्ते के अंदर अंदर सारे मसले मसाइल मरीज़ा के ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम 6 वीक्स पे फॉलोअप पे उनकी शुगर का एक टेस्ट करते हैं और 50% से ज़्यादा औरतें बेहतर हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, अपने नॉर्मल में आ जाती हैं। पर कुछ 50% औरतों को 10 साल के बाद डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 हो जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए उनको ऐसा नहीं कि बस अब तो हो गया बेबी शुगर, अब हम फारिग हो गए, अब सब ठीक हो गया, नहीं। और सब अपना नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं और जंक फूड और सारी चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे फॉलो करना है। बिल्कुल, उनको फॉलो अप रखना है, अपने शुगर्स चेक कराते रहनी है, डायबिटोलॉजिस्ट या फिर अपने फिजिशियन को इन टच रहना है उनके साथ। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें अर्ली स्क्रीनिंग हम उनकी कराएंगे कि हो सकता है उनको चांसेस हों फिर से जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के, तो उनकी अर्ली स्क्रीनिंग कराएंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी हो चुकी है। और उनको वर्जिश, वज़न कम रखना, डाइट पे कंट्रोल रखना, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, ये सब चीज़ें हम उनको ताकीद करेंगे ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी वो अपने आप प्रेगनेंसी में भी और आगे ज़िंदगी में भी उनको मसले मसाइल ना पेश आए, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर के, वो पेशेंट ना बन जाए। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर निदा ने। डॉक्टर निदा, बताइएगा क्या अवेयरनेस आप देना चाह रही हैं हमारी फीमेल्स को कि वो किस तरह से अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन और फिजिकल वर्कआउट के थ्रू इन चीज़ों को कम करें? बिल्कुल, ये एक अच्छा फोरम है इस अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि अगर आपको पता चल जाए, बर वक्त पता चल जाए, तशख़ीस हो जाए कि जी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो उसको थोड़ा सीरियस ले लीजिए और उसका इलाज शुरू कर दें ताकि मदर को और बेबी को कोई नुकसान ना पहुँचे, सब चीज़ कंट्रोल में रहे और खैर से डिलीवरी हो जाए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर निदा हमारे साथ थी, हम लोग बात कर रहे थे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस पे। डॉक्टर निदा हमारे पैनल में मौजूद हैं हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू। अगर कोई भी इनसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं या फिज़िकली इनको जाके दिखाना चाह रहे हैं तो ये हमारी ऐप पे मौजूद हैं, आप इनसे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और इनको दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।